हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थी द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य साहित्य से हम मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक का अध्ययन कर रहे हैं। लगातार इसके भाग 1 और भाग 2 में इस कहानी को हम पढ़ चुके हैं। इसके अंतिम पड़ाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 83 पर आप आ जाइए। प्रारंभ से ही इसमें गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बस एक घर की आज यही निशानी रह गई। तू सच पूछे तो यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला आई। पहलवान ने अपनी टांगें समेट लिया और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कश खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी सी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल हैं? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगूछों से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छड़ी पर बोझ डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो कोई और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा हो न हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान के रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे, उसे तेरा भरोसा था। कहता था रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब तक जान पर बनाई तो रखे को भी रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों को जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की आंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फूल झड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी ज़ुबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगूछे से होठों के कानों को साफ किया। साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे थे और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए थे। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था, जो होना था हो गया रखिए। उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। खुदा नेक की नेकी को बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया, सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह करे तुम सबको सेहतमंद रखे। अंतिम पृष्ठ संख्या 84 पर आ जाइए। अल्लाह तुम सबको सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज़ निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नज़र से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली के बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहम को यहाँ चलती रही कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया। रखा किस मुँह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी वह। रखे मजदूत का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियाँ घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 2 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गई थी। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खकारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने एक ही बार उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आकर बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज़ दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहाँ बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो वह मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। तत भैंस को हटाकर वो सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली
उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहाँ शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज़ करता रहता था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाज़ें मलबे की मिट्टी में सुनाई दे रखी थी। च्यों च्यों, चिक चिक, चिक चिक, किर किर, रे रे, चिर चिर, चिर चिर, चिर चिर। एक भटका हुआ कौआ न जाने कहाँ से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इस लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहाँ बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्राकर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। वहू वहू वहू। कुत्ता कुछ देर सहमासा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाते हुए कुएं के पीछे चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज़ में बोला, दूर 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 है। मगर कुत्ता पास आकर और जोर से भौंकने लगा, वो वो। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसे वहाँ से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुँह करके भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहाँ कोने में बैठकर गुर्राने लगा।